हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम एनडीए की पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे। आज के हमारे जो सेट है उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आपके सेट से रहेंगे, रिलेशन फंक्शन, एंड देन हमारे क्वेश्चंस रहेंगे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। ये हमारा मेट्रिसेस से रिलेटेड है। हमारा पहला क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन इज द डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू जीरो। किस एन की वैल्यू के लिए ये जो डिटर्मिनेंट है ये जीरो आएगा। इसमें मतलब क्या है, C9 4 का मतलब है 9C4 कॉम्बिनेशन। ये है 9C3, यहाँ पर है 10C n-2। अब हम ऑपरेशन लगाते हैं। यहाँ पर कॉलम 1 को ऑपरेट करते हैं, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2। ये हो जाएगा 9C4 प्लस 9C3, 9C3, ये है 10C n-2। यहाँ पर हमारे पास है 11C6 प्लस 11C5 हो जाएगा, ये 11C5, और यहाँ पर हमारे पास 12CN। यहाँ पर है MC7 प्लस MC6, यहाँ पर MC6, और ये हो जाएगा M+1CN+1। तो हमारे पास एक रिलेशन होता है कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कि N अपॉन NC अपॉन NC NCR+1 प्लस NCR जो है वो किसके बराबर हो जाता है, N+1CR+1 के बराबर हो जाता है। देखते हैं ये सॉल्व करके हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा n फैक्टोरियल बाय n-r-1 फैक्टोरियल इंटू r+1 का फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल और n-r फैक्टोरियल। यहाँ से n फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा हमारे पास। अच्छा, r फैक्टोरियल भी कॉमन आ जाएगा, जी कॉमन आ जाएगा। अंदर हमारे पास क्या क्या बच जाएगा, ये भी कॉमन ले सकते हैं, n फैक्टोरियल n-r-1 फैक्टोरियल और यहाँ से हमारा r फैक्टोरियल। तो यहाँ बच गया 1/r+1, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास बच गया 1/n-r, ठीक है। तो यहाँ से आ गया हमारे पास r+1 n-r। हमारे पास क्या आ गया, न्यूमरेटर में हमारे पास आ गया n फैक्टोरियल इंटू n+1, ठीक है। डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया r+1 इंटू r फैक्टोरियल n-r इंटू n-r-1 फैक्टोरियल। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, n+1 फैक्टोरियल बन जाएगा ऊपर, नीचे हमारे पास क्या बन जाएगा, n-r फैक्टोरियल, और ये बन जाएगा r+1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारे पास, n+1C r+1 बन गया, n+1 -r-1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, n-r फैक्टोरियल नीचे, ठीक है। तो ये दोनों टर्म्स हमारी क्या होती है, बराबर होती हैं। ओके, तो यहाँ पर n9C4 9C3 का जो सम है वो किसके बराबर हो जाएगा, 10C4 के बराबर हो जाएगा। ये हमारा 11C6 के बराबर हो जाएगा, सॉरी 12C6 के बराबर हो जाएगा, और ये हमारा M+1C7 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये डिटर्मिनेंट जीरो होना चाहिए। डिटर्मिनेंट जीरो होना चाहिए तो दो आइडेंटिकल कॉलम हो जाएंगे, तो डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा। तो इस कॉलम को इसके बराबर होने के लिए यहाँ पर n-2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 हो जाएगी। यहाँ पर n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से तो डायरेक्टली आ गया। हम क्या करें, चेक करें कि ये n की वैल्यू 6 सबके लिए सेटिस्फाई कर जाएगी या नहीं। यहाँ पर n+1 किसके बराबर होना चाहिए, 7 के बराबर होना चाहिए, मतलब n हमारा 6 के बराबर होना चाहिए। तो अगर हमारा n 6 हो जा रहा है तो हमारा जो फर्स्ट कॉलम है वो थर्ड कॉलम के क्या हो जा रहा है, आइडेंटिकल हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है, इसलिए हमारा डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर हमने ये जो प्रॉपर्टी है ये मेनली यूज की। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ABC इज अ ट्राइंगल देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट की क्या वैल्यू होगी, तो इसके बारे में देख लेते हैं। ABC एक ट्राइंगल है तो हम ये कह सकते हैं कि A+B+C क्या होता है, 180 डिग्री है। तो हम बोल सकते हैं कि A+B किसके बराबर है, 180 माइनस C के बराबर। तो यहाँ पर मैं B+C लिख लेते हैं भाई, B+C ध्यान रखिए। B+C किसके बराबर है, 180 माइनस A के बराबर, ठीक है। तो B+C की जगह में 180 माइनस A लिख सकते हो। अब पाई माइनस में है, हम पाई में 10 में तो नो चेंज, पाई माइनस यानी सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या हो जाता है, नेगेटिव, तो हो जाएगा -10 ये आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तक अब हम इसका डिटर्मिनेंट एक्सपेंड कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट क्या आएगा हमारे पास, किससे एक्सपेंड करना चाहेंगे आप, हम यहाँ से करते हैं, कोस C
0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10a साइन बी, ठीक है, माइनस साइन बी दिस इंटू दिस 10a कोस सी इंटू 0, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास आ गया कोस सी 10a और साइन बी माइनस साइन बी 10a कोस सी, तो दोनों ये आइडेंटिकल दिख रहे हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नंबर ऑफ डिफरेंट मैट्रिसेस ईच हैविंग 4 एंट्रीज दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 1 2 3 4, रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन हम कर सकते हैं। अच्छा, तो हमें बताना कितनी मैट्रिसेस आप बना सकते हैं 4 एंट्रीज के साथ। एंट्रीज 4 होनी चाहिए। क्या इसने ऑर्डर पर कोई रिस्ट्रिक्शन दिया है कि 2 क्रॉस 2 का होना चाहिए, 1 क्रॉस 4 का होना चाहिए, 4 क्रॉस 1 नहीं दिया, ऑर्डर पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया है। एंट्रीज 4 होनी चाहिए बस। तो 4 एंट्रीज को हम कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं, 4 के फैक्टर्स देखेंगे, 1 × 4, या फिर हम क्या कर सकते हैं 4 × 1 कर लेते हैं, या फिर हम 2 × 2 कर सकते हैं। 3 वेज हैं, ठीक है। अब मैं अगर ये इसकी बात करूँ तो ये क्या बन जाएगी हमारी, एक रो है 4 कॉलम है, तो रो मैट्रिक्स बन गई। अब इस रो मैट्रिक्स में मुझे ये अरेंज करने हैं, रिपीटेशन भी अलाउड है, ठीक है। तो इसके लिए कितनी चॉइसेस है, 4 चॉइसेस है, इसके लिए 4, इसके लिए 4, इसके लिए भी 4, तो 4 रेज़ टू पावर 4 हो गया, ठीक है। नाउ अगेन ये हमारी है कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये हमारा ऐसा कुछ है, 4 प्लेसेस है, रिपीटेशन अलाउड है, तो यहाँ पर भी 4 चॉइसेस है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो हो जाएगा 4:4। 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, ये ऐसे बनी हुई है, इसके लिए 4 चॉइसेस, इसके लिए 4 चॉइसेस, इसके लिए 4, इसके लिए 4, तो 4:4, बेसिकली 3 × 4:4 हो जाएगा। अब 4:4 निकालिए, 4:3 होता है हमारा 64, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 256, और 256 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3×6 = 18, 3×5 = 15, 16, 3×4 = 7, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर बन जाएगा। यहाँ पर मेन क्या था कि हमें एग्जैक्टली बोला तो है नहीं कि हमें रो मैट्रिक्स बनानी, कॉलम बनानी है, या फिर 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनानी, ऑर्डर डिफाइन नहीं किया, सिर्फ 4 एंट्रीज दिया, उनको अरेंज करना है, तो कैसे भी अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। ये हमारा रिलेशन से आ गया, फंक्शन से आ गया, सेट से। लेट a इज इक्वल्स टू, सेट हमें दिया है x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, और x कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर बाइजेक्टिव फंक्शन, में कौन सा हमारा एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो बाइजेक्टिव फंक्शन आप एक तो क्या देखेंगे कि इसको वन वननेस देखेंगे कि ये 1 1 है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है। दूसरा देखें, यही देखना है बाइजेक्टिवनेस के लिए। एक तो आप इसको देखोगे मैथमेटिकली, 1 1 देखने के लिए क्या करेंगे, x1 और x2 लेकर चलेंगे, सच दैट f(x1) f(x2) के बराबर है, तो x1 भी x2 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। ऑन टू के लिए आप यहाँ से रेंज से एक एलिमेंट लेकर चलेंगे और उसका प्री इमेज फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, या फिर हम क्या चाह सकते हैं, ग्राफिकली भी चाह सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये फंक्शन क्या होगा। तो अगर x हमारा -1 से बड़ा और 0 से छोटा है, 0 से छोटा है, 0 से छोटा है, तो ये हमारा बाहर क्या देगा, -x देगा, -x × x हमारा क्या हो जाएगा, -x² हो जाएगा, ठीक है। पीस वाइज हमने इसको डिफाइन करना है, तो यहाँ से ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, लेस देन 1 के लिए भी अलग डिफाइन कर लेते हैं। जब ये हो गया 0 से बड़ा, x हो गया 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव है, तो मोड x ही बाहर दे देगा, तो यहाँ पर हमारा x² की तरह बिहेव करेगा फंक्शन, ठीक है। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहें तो क्या बनेगा, यहाँ पर तो x² की तरह बनेगा मतलब पैराबोला, और यहाँ पर -x² की तरह बनेगा, y इज इक्वल्स टू -x², यानी डाउनवर्ड पैराबोला, मतलब डाउनवर्ड पैराबोला का ये वाला पार्ट बन जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा ये हमारा क्या हो गया, इस फंक्शन का ग्राफ हो गया। अगर हम इस ग्राफ को ऑब्जर्व करें तो ग्राफ से हम ये बता सकते हैं कि ये 1 1 है या नहीं है। क्या क्या आ, किसी भी दो वैल्यूज, 2 वैल्यूज ऑन x अगर हम लेंगे, कोई भी दो, क्या किसी दो के लिए सेम वैल्यू ले रहा है फंक्शन, नहीं ले रहा है, एक ही बार हमारा कट करेगा, ठीक है। कोई भी आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे टू एक्स एक्सिस, वो एक ही बार ग्राफ को कट कर रही है, तो ये 1 1 हो जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने पर। अगर एक ही बार कट करे तो मतलब फंक्शन हमारा 1 1 है ना। अगर मैं इस y एक्सिस पर, मतलब हमारी जो रियल लाइन है, इस पर -1 से लेकर 1 के बीच में, क्योंकि हमें बोला है कि इज आर बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम a टू इटसेल्फ, मतलब -1 से लेकर 1 ही हमारी डोमेन है और यही हमारी रेंज है, ठीक है। तो -1 से 1 के बीच में अगर मैं कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं, क्या वो हमारे ग्राफ को कट कर रही है, हाँ कर रही है, तो ये ऑन टू भी हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा ऑन टू टेस्ट और 1 1 टेस्ट, ये आप देख सकते हैं मैंने एक्सप्लेन भी किया है, ठीक है। पूरा क्लास 12th का जो मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट है उसमें आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑन टू नेस्ट के लिए ये जो लाइन है वो एटलीस्ट एक बार ग्राफ को कट करनी चाहिए,
ठीक है, और वन वन नेस के लिए एग्जैक्टली एक ही बार कट करनी चाहिए। तो बाइजेक्टिव के लिए क्या होना चाहिए कि आप -1 से 1 के बीच में कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाए तो वो एग्जैक्टली एक ही बार कट करना चाहिए फंक्शन के ग्राफ को। यहाँ पर कर रहा है तो ये हमारा 1 1 हो जाएगा। कोस पाई एक्स बनाने की कोशिश करते हैं। कोस पाई एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा बताओ? -1 रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोस माइनस पाई। कोस माइनस पाई क्या होता है? -1 होता है। तो यहाँ पर आ गए हम लोग। ओके, नाउ अगर हम 0 रखेंगे तो ये 0 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, तो ऊपर चले गए। देन अगर हम 1 रखेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? नीचे आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर हमारा जो -1 है वो इंक्लूडेड नहीं है, तो ये पॉइंट हमारा इंक्लूडेड नहीं है। ओके, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? ग्राफ अगेन नीचे चला जाएगा। ये बेसिकली कोस का ही ग्राफ बन गया। तो क्या ये 1 1 है? क्या जब मैं अपना हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊं क्या वो ग्राफ को एक ही बार कट कर रही है? यहाँ पर तो 2 बार कट कर रही है। ठीक है, मतलब y इज इक्वल टू ये वैल्यू जब हम लेंगे तो उसके लिए मुझे 2 प्री इमेज मिल रही है। तो क्या ये 1 1 हुआ? नहीं। तो हमारा ये फंक्शन जो है वो 1 1 नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें पूछा था बाइजेक्टिव, तो 1 1 और 1 2 दोनों होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 ओनली इज बाइजेक्टिव। ठीक है, क्लियर है? सिंपली आप ग्राफ टेस्ट को इजीली कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। Let R be a relation on the point interval -1, 1 and is given by this relation हमें डिफाइन करके दिया है x, y such that mod x plus y जो है वो लेस देन 2 होना चाहिए। Then which one of the following is correct? इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? अगर हम इसमें बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर अगर कोई भी x बिलोंग कर रहा है -1, 1 से, इसका क्या मतलब है कि x जो है वो -1 से बड़ा है, इक्वल नहीं है, और 1 से छोटा है। सिमिलरली y भी कहाँ बिलोंग कर रहा है? -1 to 1 में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि हमने रिलेशन इसी सेट पर डिफाइन किया है, इस इंटरवल पर ही डिफाइन किया, तो y मेरा यहीं पर लाई कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि x मेरा इसी इंटरवल में, y भी मेरा इसी इंटरवल में है, तो अगर मैं x+y करूं, तो क्या वो मेरा 2 से छोटा होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, और उसका मॉड्यूलस अगर मैं कर दूं, ये आ गया x+y जो होगा वो -2 से बड़ा रहेगा हमेशा और 2 से छोटा रहेगा। ठीक है, अब मैं बात करना चाहती हूँ मॉड्यूलस की। तो अगर हम मॉड्यूलस लेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 0 से बड़ा या बराबर और 2 से छोटा। तो ये जो रिलेशन है, ये जो कंडीशन दी है रिलेशन में, ये आर्बिट्रेरी हर एक x, y जो इससे बिलोंग करता है, इस ओपन इंटरवल से बिलोंग करता है, उसके लिए ट्रू हो जाएगा। मतलब आप कोई भी दो रियल नंबर उठाइए -1 से 1 के बीच में, वो हमारे इस रिलेशन में जा रहे होंगे पेयर बन के। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन जो है वो आर्बिट्रेरी किसी भी x, y के लिए सेटिस्फाई हो रही है -1, 1 ओपन इंटरवल में। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताना है कि ये रिलेशन जो है, जो हमने डिफाइन करके दिया है, ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है या नहीं है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिविटी के लिए अगर मैं बात करूं कि x जो है वो कहां से कहां लाई कर रहा है? -1 से 1 के बीच में लाई कर रहे हैं। रिफ्लेक्सिविटी के लिए क्या देखना होता है? x, हमारा रिलेशन में जाएगा या नहीं जाएगा। x, कब जाएगा? जब x+x यानी कि 2x का जो मॉड्यूलस है वो लेस देन 2 हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ दोनों तरफ, सो 2x इज लेस देन 2 हो जाएगा, ये लेस देन ग्रेटर देन -2 हो जाएगा। मॉड्यूलस ले लेंगे तो 2x जो है वो मेरा लेस देन 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई? हाँ हो गई, तो x, जाएगा, मतलब रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमेट्रिक के लिए बात करेंगे तो x, y अगर जा रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ कि x+y का मॉड्यूलस लेस देन 2 है। तो अगर मैं ऑर्डर चेंज भी कर दूं, y+x का मॉड्यूलस ले लो तो कोई दिक्कत ना, ये भी 2 से, ये दोनों तो बराबर ही हैं, x+y का मॉड लो या y+x का मॉड लो, बराबर ही वैल्यू आएगी। ये लेस देन 2 है तो ये भी लेस देन 2 है, तो यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा कि y, x भी हमारा बिलोंग कर जाएगा, तो सिमेट्रिक तो यहीं से आ जाएगा। सिमिलरली ट्रांजिटिव भी हम बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन की जो कंडीशन है वो आर्बिट्रेरी हर एक एलिमेंट इसका सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये एक टाइप से यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। मतलब इसमें -1, 1 के कार्टेशियन प्रोडक्ट विद -1, 1 के सारे एलिमेंट जाएंगे। रिलेशन क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होता है, लेकिन यहाँ पर जो रिलेशन डिफाइन करके दिया है आर, उसकी कंडीशन सारे एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो इस आर में जाएगा, मतलब आर हमारा यही बन जाएगा। ठीक है, तो ट्रांजिटिविटी हमारी जो है वो ट्रिवियली फॉलो कर जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, समझ आया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एनी 3 नोन एम्प्टी सेट A, B, C, व्हाट इज A यूनियन B
माइनस, अच्छा ये हमें पूरा कैलकुलेट करना है। तो जब हमारे सेट से रिलेटेड कोई सवाल आता है तो वेन डायग्राम से जाना आसान रहता है। तो देखते हैं वेन डायग्राम से, ए माइनस बी, ए बना लेते हैं और बी बना लेते हैं, तो ये इंक्लूड किए गए हैं यहाँ पर। सी की तो कोई बात ही नहीं हुई यहाँ पर, तो सी क्यों डिफाइन किया इन्होंने पता नहीं। ओके, नॉन एम्प्टी बोला है, मतलब कोई ना कोई एलिमेंट तो है सब में, एक एलिमेंट तो है एटलीस्ट। ए माइनस बी, ए में से बी माइनस कर दिया तो बेसिकली हमारा ये वाला आ गया। यूनियन बी माइनस ए, बी में से ए माइनस कर दिया तो हमारा ये वाला आ गया। यूनियन किया है तो दोनों के दोनों कंसिडर हो जाएंगे। नेक्स्ट इसी में यूनियन करना है हमें ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये, तो बेसिकली ये पूरा ही हो गया। तो ये तो क्या बन गया, ए यूनियन बी बन गया। ठीक है, तो ये पूरा मेरा क्या बन गया, ए यूनियन बी बन गया। और इसको मैं ए यूनियन बी में से ही माइनस कर दूं, अब सेट में से मैं वही सेट माइनस कर दूंगी तो क्या बचेगा, एम्प्टी सेट बचेगा। तो क्या आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए, नल सेट बच जाएगा। ठीक है, नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट, सबका मतलब क्या है कि कोई भी एलिमेंट नहीं बचेगा, एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, कार्डिनलिटी जीरो। अब सेट में से वही माइनस कर दिया, उसका मतलब क्या हुआ कि सेट में से उसके सारे एलिमेंट माइनस कर दिए तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, एम्प्टी सेट बच जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल एबीसी, देन व्हाट इज दिस डिटर्मिनेंट। अच्छा, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें निकालनी है। सबसे पहले इस मैट्रिक्स को देखकर हम क्या बोल सकते हैं कि ये हमारी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बिल्कुल है। एक्सपेंड कर लेते हैं डिटर्मिनेंट, यहां से हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू 1 - कोस स्क्वायर ए माइनस बी साइन ए इंटू बी साइन ए माइनस सी साइन ए कोस ए। ठीक है, प्लस सी साइन ए इंटू बी साइन ए कोस ए माइनस सी साइन ए। ठीक है, तो यहां पर बन गया 1 - कोस स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। नाउ बी साइन ए इंटू बी साइन ए, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, तो माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। बी साइन ए इंटू सी साइन ए कोस ए, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस बी सी साइन स्क्वायर ए कोस ए प्लस बी सी साइन स्क्वायर ए कोस ए माइनस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो जो साइन स्क्वायर ए है वो इकट्ठा कर लेते हैं, साइन स्क्वायर ए हम पूरी में से कॉमन निकाल लेते हैं क्योंकि सब में ही है। तो अंदर क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहाँ पर है बी सी साइन स्क्वायर ए कोस ए, यहाँ पर है बी सी साइन स्क्वायर ए कोस ए, तो हो जाएगा 2 BC साइन स्क्वायर ए कोस ए, और उसमें से साइन स्क्वायर कॉमन निकाल ले तो क्या बच जाएगा 2 BC कोस ए। ठीक है, ओके, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली, मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे। अब यहाँ पर हमें एक चीज समझते हैं, हमें क्या दिया कि जो ए बी सी है वो साइड्स ऑफ ट्राइंगल है ए बी सी। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, रिजल्टेंट, ऐसा कुछ रिजल्टेंट में देखा है आप लोगों ने, दो वेक्टर्स का जब हम रिजल्टेंट निकालते हैं, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो वो कुछ ऐसा दिखता है, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। रिजल्टेंट का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर हो जाता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 BC एंड एंगल बिटवीन दैम, कोस ऑफ एंगल बिटवीन दैम के बराबर हो जाता है। तो यही चीज हमें यहाँ पर क्या दिख रही है, क्या बी और सी जो वेक्टर्स होंगे, बी और सी तो साइड्स दिए, एग्जैक्टली वेक्टर्स हमें दिया बोला नहीं है, बट बी और सी क्या है, जो वेक्टर भी है तो उनका मैग्नीट्यूड दिया है एक तरह से। ठीक है, और ये क्या मैग्नीट्यूड ही लिखते हैं ना यहाँ पर हम, यहाँ पर बी और सी ऐसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो वही चीज हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या यहाँ पर भी ऐसा कुछ दिख रहा है हमें। तो अगर मैं एबीसी ट्रायंगल बनाती हूँ, ए बी सी, ये हमारा है ए बी और ये हमारा है सी और ये हमारा हो जाएगा सी। ठीक है, तो एक अगर मैं मतलब बी सी वैक्टर सी बी जो वेक्टर है उसका मैं अगर मैग्नीट्यूड निकालना चाहती हूँ जो कि यहाँ पर ए दिया है, तो वो मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो जाएगा, ये रिजल्टेंट है इन दो वेक्टर्स का और एंगल यहाँ पर ए है बी और सी में। तो यहाँ पर हमारे पास रिजल्टेंट जो होता है फॉर्मूला, वहां से क्या आ जाएगा कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 BC कोस ए किसके बराबर हो जाएगा, हमारे पास ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अगर मैं इस पूरे को इधर शिफ्ट कर दूंगी तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 2 BC कोस ए किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। क्या यही टर्म हमें यहाँ दिख रही है, जी बिल्कुल यही हमें यहाँ पर दिख रही है। ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, डिफरेंस इसलिए आ रहा है देखो अभी,
बी हमारा इस तरह जा रहा है, तो बी और सी के बीच में हमारा जो एंगल है वो ये आएगा, मतलब पाई माइनस ए आएगा। ठीक है, यहाँ पर रखेंगे कोस पाई माइनस ए, पाई माइनस ए। अब पाई में नो चेंज, कोस ए पाई माइनस यानी सेकंड क्वाड्रेंट, तो कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो इधर जाएंगे तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, समझ आया। तो ये जो वैल्यू है हमारी, ये क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और जीरो इंटू साइन स्क्वायर है, जीरो आ जाएगा। सो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। इसमें बोला है कि इफ ए बी सी हमारी ईपी में है, बी सी डी जीपी में है, और सी डी ई एचपी में है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, देन ए सी ई जीपी में है, वन बाय ए वन बाय सी वन बाय ई जीपी में है, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, मैं बताऊँ। ए बी सी एपी में है, इसका क्या मतलब है कि ए प्लस सी टू बी के बराबर है। यहाँ पर हमें बोला है कि सी डी ई जो है वो किसमें है, एचपी में है, हार्मोनिक, मतलब इनका जो रेसिप्रोकल है वो एक एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। वहां से हमारे पास क्या रिलेशन आ जाएगा, वन बाय सी प्लस वन बाय ई किसके बराबर है, टू बाय डी के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा सी ई, सी प्लस ई किसके बराबर है, टू बाय डी के बराबर है। ठीक है, और हमें बोला है कि बी सी डी जो है वो किसमें है, जीपी में है, यानी कि बी डी किसके बराबर है, सी स्क्वायर के बराबर है। तो बेसिकली हमें किसके बारे में बात करनी है, ए के बारे में, सी के बारे में और ई के बारे में। तो यहाँ पर सी तो है, बी और डी को मुझे चेंज करना पड़ेगा। बी बी को मैं क्या लिख सकती हूँ, बी को मैं ए प्लस सी बाई टू लिख सकती हूँ, ए प्लस सी बाई टू। और डी को मैं यहां से लिख सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये हो जाएगा सी ई बाई सी प्लस ई किसके बराबर हो जाएगा, डी बाई टू। टू इधर ले आइए, तो ये बन जाएगा टू सी ई बाई सी प्लस ई। ये डी की वैल्यू है, ये किसके बराबर है, सी स्क्वायर के बराबर है। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, टू से टू कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी ठीक है, हमारे पास आ जाएगा ए सी ई प्लस सी स्क्वायर ई बाय सी प्लस ई इज इक्वल टू सी। ठीक है, अब क्या करते हैं, सी स्क्वायर से हम सी कॉमन लेंगे, ऊपर से एक सी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आ गया ए ई प्लस सी ई बराबर, इसको इधर ले जाते हैं, सी स्क्वायर प्लस सी ई। तो ये सी कैंसिल हो जाएगा, तो ए ई किसके बराबर आ गया, सी स्क्वायर के बराबर आ गया। ए ई सी स्क्वायर के बराबर है, मतलब सी जो है वो ए और ई का क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है। तो ए सी ई इसमें हो जाएंगे हमारे, जीपी में हो जाएंगे। स्टेटमेंट वन हमारी करेक्ट हो जाएगी। अब ए सी ई हमारे किसमें है, जीपी में, रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा वन बाय ए ई किसके बराबर है, वन बाय सी स्क्वायर के। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि वन बाय ए वन बाय सी वन बाय ई ये भी किसमें है, जीपी में है। तो स्टेटमेंट नंबर टू भी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर करेक्ट। ठीक है, क्लियर है, समझ आया। बेसिकली यहाँ से बी की वैल्यू निकाली, यहाँ से डी की वैल्यू निकाली और इसमें पुट कर दी, तो हमारे पास रिलेशन आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। हमें पूछा है कि नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने होंगे इसके। अच्छा, तो सबसे पहले तो हमें ये पता है कि लोग जो होता है वो पॉजिटिव रियल नंबर्स पर ही डिफाइन होता है, नेगेटिव के लिए, जीरो के लिए डिफाइन नहीं होता है। तो ये जो अंदर वैल्यू है ये हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी एक्स माइनस वन जो है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, यानी एक्स जो है वो ग्रेटर देन वन होना चाहिए। ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, यानी एक्स माइनस थ्री जो है वो भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, यानी एक्स ग्रेटर देन थ्री होना चाहिए। यहाँ से हमें मिला कि जो एक्स है वो ग्रेटर देन वन होना चाहिए, यहाँ से हमें मिला कि एक्स जो है वो ग्रेटर देन थ्री होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों फंक्शन कहाँ डिफाइन होंगे, दोनों फंक्शन यहाँ तो डिफाइन नहीं हो रहे, दोनों फंक्शन इसके बाद डिफाइन हो जाएंगे। तो कॉमन डोमेन क्या आ जाएगी हमारी, एक्स ग्रेटर देन थ्री होना चाहिए, तभी हमारे दोनों के दोनों फंक्शन जो होंगे वो डिफाइन होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा ब्रेक करके लिख लेते हैं, नेचुरल लोग में लिख लेते हैं। ये हो जाएगा लोग बेस ई एक्स माइनस वन बाय लोग बेस ई फोर हो जाएगा। ये किसके बराबर है, लोग दिया है, मतलब ये तो हमें बेस ई एक्स माइनस थ्री, और यहाँ से आ जाएगा लोग बेस ई टू। ठीक है भाई, इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, टू रेज टू पावर टू लिख सकती हूँ। ये हो जाएगा लोग ई एक्स माइनस वन, इसके बराबर है लोग ई एक्स माइनस थ्री। यहाँ पर हमारे पास है टू लोग बेस ई टू, क्योंकि इसको मैंने क्या लिखा, टू रेज टू पावर टू। तो लोग की क्या प्रॉपर्टी की पावर आगे आ जाती है, लोग ई टू बच जाएगा बाय लोग बेस ई टू, ये कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ। ठीक है, नॉन जीरो। ओके, अब क्या बच गया हमारे पास, लोग बेस ई एक्स माइनस वन, आगे वन बाय टू है, और यहाँ पर लोग बेस ई एक्स माइनस थ्री। हम क्या करते हैं, लोग बेस ई एक्स माइनस वन, टू इधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा लोग बेस ई एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर हो जाएगा, पावर में चला गया। हमने क्या यूज किया है अभी कि लोग बेस एम रेज टू पावर एन किसके बराबर हो जाता है, लोग
बेस ई एम के बराबर हो जाता है। यहां से यहां जा सकते हैं, यहां से यहां जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना, ये हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट भी है कि लोग 2 रेज़ टू पावर n बी या फिर a रेज़ टू पावर n बी इसके बराबर हो जाता है 1/n log a, ठीक है। ओके, आप ये भी डायरेक्टली यूज कर सकते थे, यहां से भी जाएंगे तो हमारे पास सेम आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, हम ई रेज टू पावर कर देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा x-1 किसके बराबर है, x-3 के होल स्क्वायर के बराबर है। तो सॉल्व कर लेते हैं, x-1 किसके बराबर आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 9 - 6 एक्स के बराबर आ गया। तो यहाँ से आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर, ये इधर आएगा तो -7x, ये इधर आएगा तो +10 किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। ये आ गया एक्स स्क्वायर -5x -2x + 10 किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x-5, यहाँ से -2 कॉमन लेंगे तो x-5। एक्स की पॉसिबल वैल्यूज क्या आई, मेरे पास 2 आई है और एक मेरे पास 5 आई है। यहाँ से हमें क्या पता चला था कि x की वैल्यू ग्रेटर देन जो 3 होगी वही हमारा सॉल्यूशन बन पाएगी। बाकी अगर हम x की वैल्यू 2 ले लेंगे तो ये वाला क्या दे देगा, ये नेगेटिव दे देगा, नेगेटिव पे तो लोग डिफाइन ही नहीं होगा, ठीक है। तो 2 हमारा जो है वो हम क्या कर देंगे, ये इम्पॉसिबल है, ये इसका सोल्यूशन नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ पर हमारा लोग 2 रखने पर, x की वैल्यू 2 रखने पर हमारा लोग डिफाइन नहीं हो रहा है, राइट हैंड साइड वाला, ठीक है। तो हमारी जो पॉसिबल सोल्यूशन है इसका वो सिर्फ x = 5 आ जाएगा। हमें पूछा था नंबर ऑफ सोल्यूशन कितना है, एक ही आया, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन आप एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। इसमें बोला है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y ग्रेटर देन 1। लेट log x x/y प्लस log y y/x इसके बराबर है, k के बराबर है। देन द वैल्यू ऑफ k कैन नेवर बी इक्वल्स टू, k की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है इनमें से। अच्छा, देखते हैं। तो हमारे दिया है कि log बेस x x/y किसके बराबर है, सॉरी प्लस log बेस y y/x किसके बराबर है, k के बराबर है। तो हमें पता है कि log m/n बेस a किसके बराबर हो जाता है, log am माइनस log बेस a n के बराबर हो जाता है, माइनस में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा log x x माइनस log x y, ठीक है, प्लस log बेस y y माइनस log बेस y x, ये किसके बराबर है, k के बराबर है। अब बात करते हैं, log बेस x और x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। log बेस y और y क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। माइनस log y बाय log x है ये, और ये क्या है, log x बाय log y है, इसके बराबर है, k के बराबर है। तो बेसिकली मेरे पास क्या आ गया, ये 2 हो गया, माइनस अगर मैं इसको t लिखूं, अगर मैं इसको t लिखूं तो ये 1/t है। क्या इतना ऑब्जर्व कर पा रहे हैं आप, अगर ये t है तो ये 1/t हो जाएगा, ये किसके बराबर है, k के बराबर है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि 2 माइनस टी प्लस 1/t किसके बराबर है, k के बराबर है। हमें बताना है कि k की वैल्यू क्या नहीं हो सकती। अच्छा, तो अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि आपको ये रिलेशन पता है कि जो अरिथमेटिक मीन होता है दो नंबर्स का, वो उनके ज्योमेट्रिक मीन से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। जैसे कि अगर मैं 2 और 4 का अरिथमेटिक मीन निकालना चाहूँ तो क्या आ जाएगा, 2 + 4/2 यानी कि 3 आ जाएगा। और ज्योमेट्रिक मीन निकालना चाहूँ तो वो क्या आ जाएगा, 2 4 8 का स्क्वायर रूट यानी 2√2 आ जाएगा, 2 × 1.4 समथिंग, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 2.86 समथिंग आएगा, 3 से कम है। तो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो हमेशा अरिथमेटिक मीन के छोटा या फिर बराबर हो सकता है। तो अगर मैं t और 1/t दो टर्म्स लेकर चल रही हूँ तो इनका अरिथमेटिक मीन यानी t + 1/t/2 जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल होगा ज्योमेट्रिक मीन से, यानी स्क्वायर रूट t × 1/t से, ठीक है, यानी स्क्वायर रूट 1 से। तो हमें क्या पता चल गया कि t + 1/t जो है /2 ग्रेटर देन इक्वल होगा 1 से। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि t + 1/t जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 2 के। ग्रेट। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ माइनस करेंगे, दोनों तरफ माइनस साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। जैसे कि 2 जो है वो हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, लेकिन अगर मैंने माइनस लगा दिया तो -2 जो है वो लेस देन इक्वल्स टू -1 होगा। इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है जब हम किसी नेगेटिव इंटीजर से, नेगेटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगी तो हो जाएगा -t + 1/t इज लेस देन इक्वल्स टू -2, ठीक है। हम ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में। अब क्या करेंगे, मैं 2 ऐड कर दूंगी, तो 2 ऐड करेंगे, यहाँ पर भी 2 ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 - t + 1/t इसके लेस देन इक्वल हो जाएगा 0 के लेस देन इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब k जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक भाई। तो यहाँ पर हमें क्या क्या बोला है, ये बोला है -1 पॉसिबल है, लेस देन इक्वल्स टू 0 है। -1/2 पॉसिबल है, ये भी लेस देन इक्वल्स टू 0 है। 0 ये भी पॉसिबल है।
हमें क्या पूछा था कि कौन सा पॉसिबल नहीं है, के की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर बन जाएगा। के की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, के की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। ठीक है, क्लियर है ये प्रोसीजर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। इसमें बोला है कि इफ ए हमारा दिया है कि साइन टू थीटा टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन, जीरो कोस टू थीटा टू साइन थीटा कोस थीटा जीरो जीरो जीरो, ये आपको मैट्रिक्स दिख रही है, और हमें स्टेटमेंट्स दिया, हमें बताने कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है कौन सी नहीं है। ठीक है, हमें ए इनवर्स का फॉर्मूला पता है। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो ये एग्जिस्ट कब करेगा, जब इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो, वो चेक करेंगे ना। ए इनवर्स क्या होता है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ पर बोला कि एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर होगा, तो बेसिकली इसके इस पर डिपेंड करेगा, तो मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो निकालना ही पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट टू बोल रहा है कि ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अभी तो नहीं दिख रही है, पर हम देखेंगे, क्योंकि इसको मैं सॉल्व कर सकती हूँ। ये किसकी आइडेंटिटी, साइन टू थीटा की आइडेंटिटी है। इसको भी मैं थोड़ा सॉल्व कर सकती हूँ। कोस टू थीटा इसके बराबर होता है 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या दिख रहा है, माइनस टाइम्स दिख रहा है, तो ये माइनस कोस टू थीटा हो जाएगा। अच्छा, क्या अब ये स्क्यू सिमेट्रिक दिख रही है, नहीं दिख रही है, क्योंकि थीटा की वैल्यू अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट रखूं, क्या सभी के लिए स्क्यू सिमेट्रिक का क्या मतलब है, स्क्यू सिमेट्रिक डायगोनल एलिमेंट जीरो। क्या सभी थीटा के लिए डायगोनल एलिमेंट जीरो आ रहा है हमारा, नहीं। साइन सारी वैल्यू जीरो थोड़ी लेता है, और यहाँ पर तो वन भी है। स्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए डायगोनल एंट्रीज क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, राइट। तो ये स्टेटमेंट तो हमारी गलत हो गई। नेक्स्ट हमें पूछा है कि ए इनवर्स क्या ए ट्रांसपोज के बराबर है। तो ये कब होता है, जब हमारी ए ऑर्थोगोनल हो, यानी कि ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या हो जाए, आइडेंटिटी हो जाए। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ए का जो ट्रांसपोज है वही ए का इनवर्स है, क्योंकि ये जो रिलेशन है ये कब होल्ड करता है, जब ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करे तभी तो आइडेंटिटी बनता है, राइट। उल्टा भी लिखेंगे भाई। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि ए क्या ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, क्या ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी बन रहा है। ठीक है, तो हम ए लिखते हैं। ए हमारा क्या बन जाएगा, पूरा मतलब सब्सटीट्यूट करके वैल्यूज, ये आ गया साइन टू थीटा माइनस कोस टू थीटा जीरो, कोस टू थीटा साइन टू थीटा जीरो वन जीरो जीरो। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसके थ्रू एक्सपेंड कर लेते हैं, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा 1 इंटू साइन टू थीटा इंटू साइन टू थीटा यानी साइन स्क्वायर टू थीटा माइनस माइनस यानी प्लस हो जाएगा कोस स्क्वायर टू थीटा। साइन स्क्वायर टू थीटा प्लस कोस स्क्वायर टू थीटा 1 हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है मेरा, 1 आ रहा है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहाँ रख दूंगी तो 1 हो जाएगी, तो यानी ए इनवर्स हमारा एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर है। ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं ए का इनवर्स, क्या ए ट्रांसपोज ही आ रहा है। ए का इनवर्स अगर ए ट्रांसपोज आ रहा होगा तो क्या हो रहा होगा, ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या हो रहा होना चाहिए, आइडेंटिटी होना चाहिए। तो ए का ट्रांसपोज लिख लेती हूँ मैं पहले। ए का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, साइन टू थीटा माइनस कोस टू थीटा जीरो जीरो। ठीक है, कोस टू थीटा साइन टू थीटा और यहाँ पर जीरो जीरो जीरो। ठीक है, ए इंटू ए ट्रांसपोज निकालते हैं, साइन टू थीटा साइन स्क्वायर टू थीटा, कोस टू थीटा इंटू कोस टू थीटा, माइनस और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर टू थीटा प्लस कोस स्क्वायर टू थीटा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ए इंटू ए ट्रांसपोज में हमारी फर्स्ट एंट्री आ गई 1। नेक्स्ट इसको जब हम इससे करेंगे तो आ जाएगा साइन टू थीटा इंटू कोस टू थीटा माइनस कोस टू थीटा इंटू साइन टू थीटा, तो जीरो हो गया। नेक्स्ट जब मैं इसको इसके साथ करूंगी तो जीरो आ जाएगा। इसको जब मैं इसके साथ करूंगी तो कोस टू थीटा इंटू साइन टू थीटा माइनस साइन टू थीटा इंटू कोस टू थीटा जीरो हो जाएगा। अगेन इसको मैं जब इसके साथ करूंगी तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर टू थीटा प्लस साइन स्क्वायर टू थीटा यानी 1 आ जाएगा। तो हम क्या ऑब्जर्व करें थे कि ये आइडेंटिटी बन रही है, ये आइडेंटिटी बन रही है, तो मतलब ए इनवर्स ए ट्रांसपोज ही है। ये स्टेटमेंट भी ट्रू। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, आपके दिमाग में ऑर्थोगोनैलिटी स्ट्राइक नहीं कर रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लीजिए। क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए निकालने से हमें ए इनवर्स तो मिल ही जाएगा, और फिर देख लेंगे कि वो ट्रांसपोज के बराबर है या नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारी स्टेटमेंट 1 और 3 ट्रू है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 10 इन द एक्सपेंशन दिस। इस एक्सपेंशन में x रेज़ टू पावर 10 का क्या कोएफिशिएंट होगा, हमें ये बताना है। तो यहाँ पर ये हो गया 20, यहाँ पर हम 2 रखते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं, आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की पावर -5। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम अंदर से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -2। ठीक है, और इसकी पावर कितनी है, माइनस का 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 20। ओके, तो क्या आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जो एक्स स्क्वायर है वो एक्स का स्क्वायर है, प्लस 1/x का स्क्वायर है, माइनस
2 इंटू एक्स इंटू 1/x है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बन गया ये। और ये माइनस को मैं क्या करती हूँ, -1⁻⁻5 क्या आ जाता है, माइनस आ जाएगा, -1। ठीक है, ये माइनस में बाहर निकाल लेती हूँ, ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 20, और यहाँ पर आ गया इसकी पावर मेरे पास माइनस का 5। ठीक है, यहाँ तक बात बिल्कुल ठीक है। ये आ गया हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 20, और यहाँ पर आ गया मेरे पास x माइनस 1/x की पावर माइनस का 10। पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। अब क्या करते हैं, इसको एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1/x। ठीक है, इसकी पावर अलग कर लेती हूँ, इसकी पावर अलग कर लेते हैं, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 20, और आगे माइनस का साइन अभी चल रहा है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अब कर सकते हैं कि इसको मैं ऊपर लिख लेती हूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 20, ये -10 है, मतलब नीचे होगा, ये होगा एक्स स्क्वायर -1 की पावर 10, और ये माइनस नीचे है तो ऊपर होगा, यानी एक्स रेज टू पावर 10, आगे माइनस है। ठीक है, यहाँ तक बात। अब हमें यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है मुझे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ मुझे दिख रहा है एक्स स्क्वायर -1, माइनस टाइम्स दिख रहा है। तो अगर मैं यहाँ अंदर ब्रैकेट के अंदर माइनस कॉमन लूँ, तो आ जाएगा -1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 20 एक्स रेज टू पावर 10 बाय, यहाँ अंदर मैंने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसकी पावर 10, तो ये -1 की पावर 10, -1 की पावर अगर इवन है तो क्या देगा, +1 दे देगा, तो ये +1 बन जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा जो है बेस है वो सेम हो गया, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, डिवाइड में है तो माइनस हो जाएंगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 10 हो जाएगी, एक्स की पावर 10 हो जाएगी। अब मुझे बताना है कि इसमें, अभी मैंने सिर्फ सॉल्व किया, मुझे बताना है कि इसमें एक्स रेज टू पावर 10 का कोएफिशिएंट क्या होगा, बताओ क्या होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म आएगी, इस एक्सपेंशन में जो कांस्टेंट टर्म आएगी, उसको जो मैं एक्स रेज टू पावर 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो वो एक्स रेज टू पावर 10 का कोफिशिएंट आएगा। और बाकी जो सारी टर्म्स हैं जिनमें एक्स स्क्वायर की कुछ पावर आ रही होगी, उसमें अगर मैं एक्स रेज टू पावर 10 मल्टीप्लाई करूंगी तो हायर पावर चली जाएगी। हमें बताना था एक्स रेज टू पावर 10 का कोफिशिएंट। तो बेसिकली यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है वो मुझे निकालनी है। कांस्टेंट टर्म कैसे निकालेंगे, 1 की पावर क्या होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर की पावर क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, मतलब कि हम क्या करेंगे, 10 से 0 निकाल देंगे, 10 से 0, तो 1 की पावर क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी, माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 0 हो जाएगी। ठीक है, आगे माइनस है, ये हमारा एक्स रेज़ टू पावर 10 का कोएफिशिएंट बनेगा। इसको सॉल्व करते हैं, ये 0 तो ये तो 1 हो गया, 1 की पावर 10 ये भी 1 हो गया, 10 से 0 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो -1 एक्स रेज़ टू पावर 10, यानी एक्स रेज़ टू पावर 10 का कोएफिशिएंट क्या आ गया हमारे पास, -1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, कहाँ है हम, स्क्रॉल नहीं हो रहा भाई, -1, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि इफ द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ एम एक्स प्लस 1/x⁻n इज 5/2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम एन की क्या वैल्यू होगी। इन्होंने फोर्थ टर्म में ही क्या दे दिया, 5/2। फोर्थ टर्म 5/2 है, मतलब उसमें ना एक्स की वैल्यू, एक्स की पावर कुछ भी नहीं है, मतलब उस वाली टर्म में एक्स की पावर 0 है, तभी तो कांस्टेंट आया, राइट। अच्छा, फोर्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्थ टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा, टर्म पावर कहाँ है, एन है, तो उसमें कितनी टर्म्स होंगी, n+1 टर्म्स होंगी। हमें कौन सी ढूंढनी है, हमें फोर्थ टर्म ढूंढनी है। तो पहली हो जाती है NC, 0 से जो शुरू होती है, देन हमारी फोर्थ कौन सी हो जाएगी, NC3, फोर्थ बन जाएगी। NC3 है, इसका मतलब कि mx की पावर क्या हो जाएगी, mx की पावर n-3 हो जाएगी, और 1/x की पावर हमारी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो rth टर्म का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, NCr-1, और क्या लिखूं, x लिखूं, a लिखूं, a⁻n-r+1 और b⁻r-1। ठीक है, ये हमारी फोर्थ टर्म बन, rth टर्म बन जाएगी। ठीक है, तो हमारा ये फॉर्मूला हो गया, हमने लिख लिया है। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा NC3 m की पावर n-3 x की पावर n-3 ab की पावर m है, तो मैं क्या उसको a की पावर m और b की पावर m लिख सकती हूँ। इन रियल नंबर्स बिल्कुल लिख सकती हूँ, क्योंकि कम्यूटेटिव होता है, मैट्रिसेस में मत लिख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया बाय एक्स की पावर 3, तो एन की पावर एक्स की पावर n-3 बाय एक्स की पावर 3, पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा हमारे पास NC3 m रेज टू पावर n-3 x रेज टू पावर n-6।
ठीक है, और ये पूरी टर्म हमें क्या दिया कि ये पूरी टर्म क्या है 5/2 है। ठीक है, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। कैन 3 तो मैंने लिखा ही नहीं क्या, n फैक्टोरियल बाय n-3 का फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू हमारे पास है m रेज टू पावर n-3 x रेज टू पावर n-6 इसके बराबर है 5/2 के बराबर। ठीक है, अब हमें क्या पता है कि अगर ये कांस्टेंट टर्म है तो x की तो कुछ पावर है नहीं, मतलब x की पावर तो 0 होनी चाहिए, यानी n-6 किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, यानी n किसके बराबर होना चाहिए, n6 के बराबर होना चाहिए। n की वैल्यू मिल गई, बिल्कुल मिल गई। n की वैल्यू अगर 6 रख देंगे तो ये तो हमारा 1 बन गया। ठीक है, इसमें n की वैल्यू रखते हैं 6, इसमें अगर n की वैल्यू 6 रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 फैक्टोरियल बाय 6-3 यानी 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल m रेज टू पावर 6-3 यानी 3 इसके बराबर है 5/2 के बराबर। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 5 4 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 3 2 तो ये हमारा 6 कैंसिल हो गया, 5 इंटू 4 एम क्यूब किसके बराबर आ गया 5/2 के बराबर आ गया, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो एम क्यूब किसके बराबर आ गया हमारा 1/8 के बराबर आ गया, तो एम हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2। एम की वैल्यू मेरे पास आई है 1/2 और एन की वैल्यू आई है 6। हमें पूछा है कि एम एन की वैल्यू क्या होगी, एम एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 इंटू 6 यानी कि 3, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें मेन ये समझना जरूरी था कि हमें क्या दिया, फोर्थ टर्म ही क्या दे दी है 5/2 यानी कॉन्स्टेंट टर्म है, तो एक्स की पावर को क्या रखना होगा 0 रखना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32, क्या कह रहा है कि इफ ए कॉमा बी एंड सी, ए भी पॉजिटिव है सी भी पॉजिटिव है, आर इन जीपी जीपी में है, देन कंसीडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द इक्वेशन। हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, इसके रिस्पेक्ट में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी है, हमें बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। ओके, स्टेटमेंट क्या कह रही है, पहली स्टेटमेंट कह रही है कि द इक्वेशन हैज इमेजिनरी रूट्स। अब रूट्स के बारे में हमें कहां से पता चलता है, डिस्क्रिमिनेंट से पता चलता है, तो बेसिकली मुझे इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। देखते हैं डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, एक्स का कोएफिशिएंट का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी ए इंटू कॉन्स्टेंट टर्म यानी कि सी, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac मेरा डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या बोला था कि ए बी सी कहाँ है, जीपी में है, जीपी में है मतलब ए सी किसके बराबर है बी स्क्वायर के बराबर है, तो बी स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ ए सी लिख सकती हूँ, ए सी माइनस 4ac यानी कि -3ac मेरा क्या आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा। अब मैं रूट्स के बारे में तभी बता पाऊंगी जब मैं इस डिस्क्रिमिनेंट का क्या डिसाइड कर पाऊँ, साइन डिसाइड कर पाऊँ कि ये 0 है या पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव आया तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, 0 आ गया तो इक्वल रियल रूट्स और नेगेटिव आ गया तो इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, साइन कैसे डिसाइड करूं, अब यहाँ पर बोला था कि ए सी जो है वो बी स्क्वायर के बराबर है ना, स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है, हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है, यानी ए सी क्या है एक पॉजिटिव नंबर है। एसी अगर पॉजिटिव है तो उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो भी पॉजिटिव रहेगा, लेकिन आगे माइनस लगा दिया तो ये क्या बन जाएगा नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या आ गया नेगेटिव आ गया, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है मतलब इमेजिनरी रूट्स है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपसे पूछ ले कि रूट्स क्या है, रूट्स कैसे निकालेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं, क्या कहता है कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बाय 2a यही होता है, यहाँ पर माइनस बी प्लस माइनस वो ए सी की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ बी स्क्वायर लिख सकती हूँ, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -3b बाय 2a। ठीक है, अब यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर माइनस है तो आयोटा में आएगा, इमेजिनरी आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा -b प्लस माइनस √3b आयोटा बाय 2a। ठीक है, यहां से मैं b कॉमन ले लेती हूँ, b अगर मैंने कॉमन लिया तो आ जाएगा -1 प्लस माइनस √3i/2, a भी बाहर लिख लेते हैं। ठीक है, ये क्या दिख रहा है आपको, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी याद है आपको, क्या होता है ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, क्या वैल्यू होती है यही वैल्यू होती है -1 प्लस माइनस √3i/2, -1 प्लस √3i करेंगे तो ये ओमेगा और माइनस करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर। तो हमारे रूट्स क्या बन रहे हैं, एक बन रहा है हमारा b/a इंटू ओमेगा, दूसरा बन रहा है b/a इंटू ओमेगा स्क्वायर। हमें बोला है कि रेशियो ऑफ द रूट्स, इसकी और इसकी रेशियो जो है वो क्या आएगी 1:ओमेगा आएगी, क्या रेशियो निकाल दीजिए मतलब डिवाइड कर दीजिए, तो b/a से b/a कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा से एक ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, 1/ओमेगा आ गई। बिल्कुल ठीक है, स्टेटमेंट 2 हमारी क्या हो जाएगी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट 3 क्या बोल रही है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या आ जाएगा, क्या b² आएगा। नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है अल्फा इंटू बीटा, कांस्टेंट टर्म यानी c/a के बराबर आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x²। बिल्कुल ठीक है, यहां तक हमारी बात ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं हम, c की वैल्यू क्या रख सकती हूँ मैं, c की वैल्यू रख सकती हूँ b² बाय a।
सी की वैल्यू रख सकती हूँ बी स्क्वायर बाय ए, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ रहा है, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये भी ठीक लिखा है। ठीक है। अगर आप मतलब कोएफिशिएंट से ना जाना चाहिए तो अब तो हमारे पास रूट्स ही आ गए। रूट्स क्या आए हैं, बी बाय ए ओमेगा और दूसरा आया बी बाय ए ओमेगा स्क्वायर। तो इनका प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर ओमेगा का क्यूब। ये क्या है, ओमेगा क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो ओमेगा क्यूब क्या होगा, 1 होगा, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। यहाँ से भी आप देख सकते थे। तो हमारी तीनों स्टेटमेंट्स जो है वो क्या है, करेक्ट है। तो इसका आंसर बन जाएगा 1, 2 एंड 3। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। इफ एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इज एन इंटीजर फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स। आप एक्स की कोई भी इंटीग्रल वैल्यू रखिए, 0, -1, 1, 2, 3 इंटीग्रल वैल्यू, तो हमारी जो फंक्शन है ये जो एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन है वो एक इंटीजर ही दे रहा है आउटपुट में भी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि एम मस्ट बी एन इंटीजर, एम को एक इंटीजर होना पड़ेगा। दूसरी स्टेटमेंट कह रही है कि एन को भी एक इंटीजर होना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं। हम कोई भी इंटीग्रल वैल्यू रखें तो हमारा जो आंसर है वो क्या होना चाहिए, इंटीजर ही आना चाहिए। जीरो क्या एक इंटीजर है, बिल्कुल है। अगर मैं जीरो यहाँ पर सब्सटीट्यूट करूँ तो क्या आ जाएगा, एन क्या वैल्यू देगा, एन वैल्यू देगा। और हमें बोला है कि कोई भी इंटीग्रल वैल्यू रखूँ तो इंटीजर आना चाहिए, तो एन हमारा क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। तो स्टेटमेंट 2 तो करेक्ट हो गई। ठीक है, अब कोई और इंटीजर वैल्यू रख के देखते हैं। सारे इंटीजर वैल्यू के लिए इंटीजर ही आना चाहिए, तो कोई और इंटीजर रख लेते हैं, 1 रख लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस एम प्लस एन। ठीक है, ये भी कहाँ जाना चाहिए, इंटीजर में जाना चाहिए, इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए। 1 एक इंटीजर है, बिल्कुल। एन एक इंटीजर है, बिल्कुल है। तो इंटीजर प्लस एम इंटीजर में ही जाना चाहिए। कब जाएगा, जब एम भी क्या हो, एक इंटीजर हो। अगर एम एक रेशनल नंबर हुआ तो सम करेंगे तो कहाँ जाएगा, रेशनल्स में जाएगा। इंटीजराइज जरूरी है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पर एम प्लस एन प्लस 1 भी कहाँ जाना चाहिए, इंटीजर में जाना चाहिए। यानी कि हमारा एम भी जो है वो कहाँ जाना चाहिए, इंटीजर में जाना चाहिए। इस वैसे भी देख सकते हैं, अगर हम इंटीजर की सेट की बात करें तो उसमें जब हम एडिशन डिफाइन करते हैं तो एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या होता है, वो क्लोज होता है। ऐड करेंगे दो, कोई भी दो इंटीजर्स को, इंटीजर में ही जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 प्लस एन कहाँ जाना चाहिए, इंटीजर में जाना चाहिए। -1 इंटीजर में है, बिल्कुल है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो भी कहाँ जाना चाहिए, इंटीजर में जाना चाहिए। यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, एम प्लस एन भी कहाँ जाना चाहिए, इंटीजर में जाना चाहिए। ठीक है, अब एन को, एन क्या है, वो भी इंटीजर में, तो माइनस ऑफ एन भी इंटीजर ही होगा। माइनस लगा देंगे तो भी इंटीजर ही रहेगा। और इन दोनों का सम है वो भी इंटीजर होना चाहिए, यानी एम हमारे क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। सो स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। सो बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। इसमें बोला है कि इन अ बाइनोमियल एक्सपेंशन, एक बाइनोमियल एक्सपेंशन हमें दी है। हमें बोला है कि द सम ऑफ मिडल टर्म्स इज 0। इसमें जो बीच की दो टर्म्स हैं वो क्या है, उनका सम जो है वो क्या है, 0 है। और हमें वैल्यू निकालनी है एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर। अच्छा, इसमें हमें क्या बोला है कि एक्स प्लस वाई का पावर है और हमें बोला है एक्स माइनस वाई की पावर है, दोनों पावर सेम है। अब ए की पावर भी हम लिखे, बी की पावर भी हम लिखे, तो ए बी की पावर एम हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हो जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई की पावर 2n+1। ठीक है, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की पावर 2n+1। अब पावर क्या है, 2n+1। इसका मतलब इसकी एक्सपेंशन में कुल मिला के टर्म्स कितनी होगी, 2n+2। अब 2n+1 तो हमारा क्या था, एक ओड नंबर था, लेकिन इसमें टर्म्स कितनी आ रही है इसके एक्सपेंशन में, 2n+2 आ रही है। यानी ये हमारा एक इवन नंबर है। अगर इवन नंबर होता है तो हम मिडल टर्म निकाल पाते हैं क्या, नहीं निकाल पाते। मतलब मिडल में दो टर्म्स आती है, एग्जैक्टली एक टर्म नहीं आती। ठीक है, तो इसकी मिडल टर्म कौन सी होगी, एक तो हो जाएगी 2n+2/2, यानी कि n+1 वाली। दूसरी क्या होगी, दूसरी कौन सी होगी, n/2+1, यानी कि n+2 टर्म होगी। तो हमें क्या बोला है कि Tn+1 प्लस जो टर्म n+2 है उनका सम क्या है, 0। ठीक है, हमने देखा था पीछे rth टर्म का फॉर्मूला, तो यहाँ पर हमें n+1 और n+2 टर्म निकालनी है। ठीक है, तो 2n+1 c क्या होता है, n-1, यानी n हो जाएगा। एक्स स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगा, 2n+1 माइनस एन, यानी कि n+1 हो जाएगा। वाई स्क्वायर की पावर माइनस के साथ क्या आ जाएगी, हमारे पास n आ जाएगी, प्लस 2n+1 cn+1। यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर की पावर 2n+1 माइनस एन माइनस 1, यानी n हो जाएगा। और माइनस वाई स्क्वायर की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, n+1 आ जाएगी। ये सम क्या है, 0 दिया है। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है जी। तो यहाँ पर देखो n 2n+1 cn, क्या 2n+1 cn+1 के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। देखो 2n+1 फैक्टोरियल आएगा इधर ऊपर, नीचे आएगा n फैक्टोरियल इंटू 2n+1 माइनस एन, यानी कि n+1 फैक्टोरियल आएगा।
ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ऊपर 2n+1 फैक्टोरियल आएगा, अभी पता नहीं है इक्वल, पर आ जाएगा देखो। नीचे आएगा n+1 फैक्टोरियल और 2n+1 माइनस n माइनस वन, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल आ जाएगा। तो दोनों हमारे क्या आते हैं, बराबर है। तो ये जो टर्म है ये तो दोनों में क्या है, बराबर है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, कॉमन लिख सकती हूँ। ठीक है, तो हमारे पास 2n+1 cn कॉमन ले लेते हैं। अंदर बच गया मेरे पास एक्स स्क्वायर की पावर n+1, ये हो जाएगा x 2n+2 और -1 की पावर n, और यहाँ पर आ गया y की पावर 2n, प्लस यहाँ पर आया मेरे पास x रेज टू पावर 2n, यहाँ पर आया मेरे पास -1 रेज टू पावर 2n+1, और यहाँ पर आया मेरे पास सॉरी n+1 n+1, और यहाँ पर आया मेरे पास y की पावर 2n+2। ठीक है, ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अब ये जो टर्म है ये तो 0 हो नहीं सकती, तो इसको 0 होना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें से भी हम कॉमन निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, एक्स रेज टू पावर 2n कॉमन निकाल सकते हैं, वाई रेज टू पावर 2n कॉमन निकाल सकते हैं। तो अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बच जाएगा यहाँ पर, और -1 की पावर n बच जाएगा, प्लस यहाँ पर x की पावर 2n वाई रेज टू पावर 2n कॉमन निकाले तो यहाँ पर बच जाएगा -1 रेज टू पावर n+1, और यहाँ पर वाई स्क्वायर बच जाएगा, इसके बराबर है, 0 के बराबर है। अब ये टर्म का तो 0 है या नहीं पता नहीं, हर एक एक्स वाई के लिए इसको 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर -1 रेज टू पावर n प्लस -1 रेज टू पावर n+1, वाई स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। वाई स्क्वायर से थ्रू आउट में डिवाइड कर देती हूँ, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर, -1 की पावर n प्लस -1 रेज टू पावर n+1 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी, अब अगर n इवन है तो n+1 ओड होगा, और n ओड है तो n+1 इवन होगा। ठीक है, तो इनमें से एक हमारा क्या देगा, 1 देगा, और एक हमारा क्या देगा, -1 देगा, तो इनका सम क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो बेसिकली यही जो फैक्टर है वो हमारा क्या बना रहा है, 0 बना रहा है। एक मिनट, मैंने यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर दी है, ब्रैकेट्स में गड़बड़ कर दी है, ब्रैकेट नहीं आएगी ना, n+1, क्योंकि वाई स्क्वायर से थ्रू आउट डिवाइड किया था, यानी वाई स्क्वायर कॉमन लिया था, तो दिस इज इक्वल टू 0। तो आ गया मेरे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर -1 रेज टू पावर n किसके बराबर है, -1, इधर जा रहा है -1 ऑफ -1 रेज टू पावर n+1, तो बेसिकली -1 की पावर क्या हो जाएगा, n+2 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर n इवन है तो n+2 भी इवन होगा, n ओड है तो n+2 भी ओड होगा, यानी दोनों बराबर बराबर साइन देंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लास्ट में ब्रैकेट्स मैंने गड़बड़ कर दिया था, मैंने वाई स्क्वायर से थ्रू आउट डिवाइड किया, मतलब वाई स्क्वायर कॉमन लिया। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर स्टेप हमारा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्या कह रहा है कि लेट ए हमारा दिया है 1, 2, 3, 4, 5 एंड बी हमें दिया है 6, 7। व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी। तो ऑन टू नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस निकालने के हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है हमारा एक स्पेशल केस दिया है, यहाँ पर हमें बोला है कि बी जो है जिसमें मतलब रेंज जो है बी, उसमें दो ही एलिमेंट है। तो जब हमारी रेंज में दो ही एलिमेंट होते हैं तो उस समय पर हमारा ऑन टू फंक्शन निकालने का फॉर्मूला हो जाता है कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस जितने बनाए जा सकते हैं, ठीक है, माइनस इनटू फंक्शन कर देते हैं। ठीक है, मतलब जो ऑन टू नहीं है वो वाले फंक्शन उसमें से माइनस कर देते हैं, और वो ऑन टू नहीं है वाले कैलकुलेट करना बहुत आसान है, क्योंकि हमें यहाँ पर दिया है कि 1, 2, 3, 4, 5 है, और यहाँ पर दिया है कि 6, 7 है। तो ऑन टू कौन से नहीं होंगे, वो नहीं होगा जिसमें सारे एलिमेंट 6 पर मैप हो रहे होंगे। एक तो ये नहीं होगा ऑन टू, क्योंकि 7 की कोई प्री इमेज नहीं मिलेगी। दूसरा, जो जब जब सारे एलिमेंट 7 पर मैप हो जाएंगे तब ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि 6 की कोई प्री इमेज नहीं है। दो ही केसेस ऑन टू ना होने के। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे इनटू फंक्शंस निकालने या फिर जो ऑन टू फंक्शंस नहीं है वो निकालने बहुत आसान है, क्योंकि दो ही हमारे पास रेंज में एलिमेंट्स हैं, या फिर हम बोले कोडोमेन में एलिमेंट्स हैं। ओके, इसलिए हमारा ये फॉर्मूला यहाँ पर काम कर जाता है। अगर इस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कैसे निकालेंगे। यहाँ पर हमारे पास कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर है 2 एलिमेंट। इसके लिए कितनी चॉइसेस है कि ये 6 पर भी मैप हो सकता है, 7 पर भी मैप हो सकता है, मतलब इसके लिए 2 चॉइसेस है। इसके लिए भी कितनी चॉइसेस है, इसके लिए भी 2 चॉइसेस है, इसके लिए भी 2 चॉइसेस है। तो हर एक एलिमेंट के लिए 2 चॉइसेस है, या तो 6 पर मैप हो सकता है या 7 पर मैप हो सकता है। सो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार, 5 बार, क्योंकि 5 एलिमेंट्स हमारे डोमेन में। तो 2 रेज टू पावर 5
ये हमारे आ जाएंगे टोटल फंक्शंस। कितने? 32 हमारे टोटल फंक्शंस होंगे, और उसमें से हम इनटू फंक्शंस यानी वो फंक्शंस जो ऑन टू नहीं है वो माइनस कर देंगे। तो 32 माइनस 2 यानी 30 हमारा आंसर बन जाएगा। अगर कोडोमेन में 2 एलिमेंट्स ना दिए हों तो हमारा जनरल फॉर्मूला क्या कहता है ऑन टू नेस का? ऑन टू नेस नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस निकालने के लिए जो हमारा जनरल फॉर्मूला है वो क्या कहता है कि सपोज जो हमारी डोमेन है उसमें कितने एलिमेंट है? डोमेन में हमारे एलिमेंट है m और हमारी रेंज में एलिमेंट है n। ठीक है, तो क्या करेंगे? समेशन रन करेंगे फ्रॉम k फ्रॉम 1 टू लेकर कहाँ तक? यहाँ तक, n तक। ठीक है, n c k n माइनस की पावर m। ठीक है, ओके। ना जब मैं k की वैल्यू रखूंगा, जीरो से शुरू करेंगे, जब k की वैल्यू जीरो रखेंगे तो ये आ जाएगा n c 0 1 होता है, n माइनस जीरो n आ जाएगा, n की पावर m आ जाता है, n की पावर m आ जाता है। तो ये क्या हो गया? हमारे टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस हो गए। यही होते हैं टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, क्योंकि ए के हर एक एलिमेंट के लिए कितनी चॉइसेस है? n चॉइसेस है, और ए में कितने एलिमेंट्स है? m एलिमेंट है, तो n रेज टू पावर m। ये हमारे आते हैं टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस जो a से b बनाए जा सकते हैं। ठीक है, ओके। माइनस, अच्छा यहाँ पर एक फैक्टर और होता है, -1 रेज टू पावर k। ठीक है, तो माइनस होगा अब नेक्स्ट वाली टर्म, देन प्लस होगी, देन ऐसे करके हम आगे बढ़ेंगे। कहाँ तक जाना है? सिर्फ n तक जाना है। तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस निकालने का। अच्छा, दूसरी चीज मैं क्या बताना चाहती हूँ कि ऑन टू फंक्शंस हम कैसे निकाल पाएंगे। ये चीज मैंने उसमें बताई है जो पेपर सोल्यूशन करवाया है सेक्शन डी और ई क्लास 12th का, कि ऑन टू और वन वन फंक्शन के लिए क्या नेसेसरी कंडीशन है। वन वन फंक्शन होने के लिए जो डोमेन की कार्डिनैलिटी है वो रेंज की कार्डिनैलिटी से लेस देन और इक्वल होनी चाहिए, तभी वन वन फंक्शन एग्जिस्ट कर सकता है, वरना वन वन फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। और ऑन टू फंक्शन होने के लिए जो डोमेन की कार्डिनैलिटी है वो रेंज की कार्डिन या को डोमेन की कार्डिनैलिटी से बड़ी होनी चाहिए, तभी ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पर 5 थी, ये 2 थी, 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ओके, ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट कर सकते। ठीक है, ये हमारी ऑन टू नेस के लिए और ये हमारी वन वन नेस के लिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि ऑन टू नेस क्या कहती है कि हमारे को डोमेन की या फिर बोले तो रेंज की को डोमेन रेंज बनी चाहिए, ये बोलता है ऑन टू, मतलब को डोमेन की हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ पर बी में जितने भी एलिमेंट हैं उनके लिए एक एलिमेंट तो यहाँ होना ही चाहिए, तो बी में जितने एलिमेंट उतने एलिमेंट यहाँ होने ही चाहिए, उससे ज्यादा हो सकते हैं। इसलिए हम ये बोलते हैं कि कार्डिनैलिटी ऑफ डोमेन जो है वो को डोमेन से बड़ी होनी चाहिए, तभी ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट कर सकता है। ऐसे ही आप वन वन का सोचिएगा, बाकी आप उस वीडियो में जाकर देख भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। What is root 3 cos 10 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री बाय साइन 25 डिग्री cos 25 डिग्री? तो नीचे आपको क्या दिख रहा है? साइन थीटा दिख रहा है, कोस थीटा दिख रहा है, सॉरी, साइन थीटा दिख रहा है, कोस थीटा दिख रहा है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है क्या? 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो यहाँ पर एक बस 2 मिसिंग है, तो 2 से मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेती हूँ। क्या बन रहा है देखो, 2 रूट 3 कोस 10 माइनस साइन 10 डिग्री बाय 2 साइन 25 डिग्री कोस 25 डिग्री। ठीक है, तो नीचे क्या बन जाएगा मेरे पास? 2 साइन थीटा कोस थीटा, यानी कि साइन 2 थीटा यानी कि साइन 50 डिग्री बन गया नीचे। अब ऊपर की बात करते हैं, ऊपर मेरा पास 2 बच गया है। अब क्या करती हूँ, यहाँ पर √3/2 तो किसी की वैल्यू होती है, 1/2 भी किसी की वैल्यू होती है, तो अगेन मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लेती हूँ। ठीक है, और ये वाला जो 2 है वो मैं अंदर ले जाती हूँ, तो ये हो जाएगा √3/2, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये माइनस में है या प्लस में होता है तो मल्टीप्लाई होता है दोनों के साथ। तो ये 2 मैंने हटा दिया, इसको मैं अंदर लेकर चलिए। यहाँ पर देखिए, √3/2 कोस 10 डिग्री माइनस 1/2 साइन 10 डिग्री। √3/2 साइन 60 डिग्री होता है इंटू कोस 10 डिग्री, -1/2 कोस 60 डिग्री होता है इंटू साइन 10 डिग्री, बाय साइन 50 डिग्री है हमारे पास, और बाहर हमारे पास 4 है। यहां तक क्लियर है? जी बिल्कुल क्लियर है। तो ये साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी की आइडेंटिटी बन गई, क्या हो गया? साइन ए माइनस बी यानी कि 60 माइनस 10, यानी ऊपर क्या बन गया? साइन 50 डिग्री बाय साइन 50 डिग्री, तो ये कैंसिल होकर 1 बन गया, क्या बच गया? 4 बच गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? कैसे सोचा? साइन थीटा इंटू कोस थीटा दिख रहा था, क्या कर सकती हूँ? 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके उसको साइन 2 थीटा बना सकती हूँ। अब ऊपर मुझे √3 कोस 10 माइनस साइन 10 दिख रहा था,
अब √3/2 तो किसी की वैल्यू होती है, √3 10 की वैल्यू होती है, पर यहाँ पर तो साइन कोस में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड अगेन करना पड़ा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। ये क्या कह रहा है कि हमें निकालना है व्हाट इज साइन 9 डिग्री माइनस कोस 9 डिग्री। साइन 9 डिग्री माइनस कोस 9 डिग्री क्या होगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, 9 डिग्री की तो हमें वैल्यू नहीं पता है, तो हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, साइन स्क्वायर 9 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 9 डिग्री माइनस 2 साइन 9 कोस 9। ठीक है, यहाँ तक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 हो जाता है, माइनस 2 साइन 9 साइन थीटा कोस थीटा किसके बराबर हो जाता है, साइन 2 थीटा के बराबर, तो ये हो जाएगा साइन 18 डिग्री हो जाएगा। ये किसके बराबर है, साइन 9 डिग्री माइनस कोस 9 डिग्री के स्क्वायर के बराबर। तो बेसिकली अगर मैं साइन 18 निकाल पाऊं तो मेरा काम हो जाएगा। साइन 18 कैसे निकालेंगे, अब 18 एंगल निकालने के लिए हमें एक चीज यूज करनी पड़ेगी, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, 18 फाइजा क्या होता है, 90 होता है, यानी कि 5 थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। इसको मैं 2 थीटा प्लस 3 थीटा लिख सकती हूँ अगर मैं थीटा 18 डिग्री लूँ तो। ठीक है, ये किसके बराबर हो गया, 90 डिग्री के बराबर हो गया। अगर 2 थीटा 3 थीटा 90 डिग्री के बराबर है तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि 2 थीटा और 3 थीटा एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, यानी कि साइन 2 थीटा किसके बराबर हो जाएगा, हमारा कोस 3 थीटा के बराबर हो जाएगा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, और कोस 3 थीटा की वैल्यू क्या होती है, 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ठीक है, तो हम यहाँ से कोस कॉमन ले लेते हैं पूरी इक्वेशन से, तो यह आ जाएगा 2 साइन थीटा बराबर 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3। कोस स्क्वायर थीटा को क्या हम साइन की टर्म्स में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे, तो आ जाएगा 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 किसके बराबर है, 2 साइन थीटा के बराबर है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी फाइनली, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा एंड माइनस 1 किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो साइन की टर्म्स में हमारे पास क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, साइन थीटा को अगर हम x रखें तो हमारी इक्वेशन बन गई है 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये आ जाएगा x किसके बराबर आ जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 4 माइनस 4ac यानी प्लस 16 हो जाएगा बाय 8 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस 16 प्लस 4 इज 20 दैट इज 5 इंटू 4। 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो ये आ जाएगा 2√5 बाई 8। तो ये किसमें हो जाएगा, -1 प्लस माइनस √5 बाई 4। ठीक है, अब -1 नेगेटिव है और √5 भी अगर मैंने माइनस का ले लिया तो ये ओवरऑल एक नेगेटिव वैल्यू देगा। अब थीटा मैंने क्या लिया था, 18 डिग्री लिया था, 18 डिग्री लिया था जो कि एक एक्यूट एंगल है। अगर ये एक्यूट एंगल है तो इसका साइन हमें क्या पता है कि एक्यूट एंगल पर क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू लेता है। तो ये जो नेगेटिव वाली है ये हमें क्या करनी पड़ेगी, नेगलेक्ट करनी पड़ेगी। तो एक्स की वैल्यू यानी कि साइन 18 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -1 प्लस √5/4। ये आप याद भी कर सकते हैं, याद भी रख सकते हैं। साइन 18 की वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस √5/4, यहाँ पर वैल्यू रख देंगे तो ये आ जाएगी 1 -1 प्लस √5/4। ठीक है, तो ये जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस √5 यानी कि 5 माइनस √5/4। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आई, इसके स्क्वायर की वैल्यू आई। हमें तो इसकी वैल्यू निकालनी थी तो मुझे इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। स्क्वायर रूट करूंगी तो प्लस और माइनस दोनों वैल्यू आएंगी, लेकिन यहाँ पर आप साइन कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सी वैल्यू आएंगी, तो कैसे डिसाइड करेंगे, देखो अगर हम ग्राफ ऑब्जर्व करें किसका, साइन का और कॉस का, कॉस ऐसे आता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं ये होता है हमारा π/2, यहाँ पर आता है हमारा π/4 और यहाँ पर ये दोनों क्या करते हैं, कट करते हैं। तो 18 डिग्री कहाँ लाई कर रहा हूँ, सॉरी 9 डिग्री बात करना है अभी, तो हमें साइन 9 और कोस 9 की वैल्यू कंपेयर करेंगे। 9 डिग्री कहाँ लाई कर रहा होगा, यहाँ पर लाई कर रहा होगा कहीं π/4 से इधर लेफ्ट साइड में, यहाँ पर कहीं 9 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हम क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जो साइन का ग्राफ है साइन 9 डिग्री वो लेस देन होगा कोस 9 डिग्री के। ठीक है, अगर साइन 9 डिग्री कोस 9 डिग्री से छोटा है तो साइन 9 डिग्री माइनस कोस 9 डिग्री जो होगा वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा 0 से, मतलब नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए। हमारी वैल्यू क्या आ रही है, हमारी वैल्यू आ रही है ये, तो इसमें से जो नेगेटिव वैल्यू है वो हमारी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि -√5 सॉरी हाँ √5 -√5/4 का रूट यानी 2। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। इसमें बोला कि इफ इन अ ट्राइंगल एबीसी साइन क्यूब ए
प्लस साइन क्यूब बी प्लस साइन क्यूब सी, 3 साइन ए साइन बी साइन सी के बराबर है। देखो अगर मैं इसको ए लिखूं तो कुछ और लिख ले, अगर मैं इसको यू लिखूं, इसको वी लिखूं, साइन ए को यू लिखूं, साइन बी को वी लिखूं और इसको डब्ल्यू लिखूं, तो ये क्या बन रहा है, यू क्यूब प्लस वी क्यूब प्लस डब्ल्यू क्यूब किसके बराबर है, 3 u v w के बराबर है। तो बेसिकली मेरे पास क्या आ गया कि यू क्यूब प्लस वी क्यूब प्लस डब्ल्यू क्यूब माइनस 3 u v w किसके बराबर है, 0 के बराबर है। बिल्कुल आ गया जी। और यहां से मेरे पास ये किसके बराबर होता है, u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इंटू यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस यू वी माइनस वी डब्ल्यू माइनस यू डब्ल्यू, 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात ठीक है। अगर मैं साइन ए को यू कंसिडर कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। हमें पूछा है कि देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली है जहां पर ए बी सी हमें क्या दी है, साइड्स ऑफ द ट्राइंगल दी है, ट्राइंगल की साइड है ए बी और सी। अगर मैं इस डिटर्मिनेंट की बात करूं और इसे एक्सपेंड करना चाहूं तो क्या करती हूँ, फर्स्ट ऑपरेशन में लगाती हूँ कॉलम 1 पर कि मैं सारे कॉलम्स को क्या कर देती हूँ, ऐड कर देती हूँ। जब मैं सारे कॉलम्स को ऐड कर दूंगी तो मेरा पहला कॉलम कैसे दिखेगा, ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा 1 1 1 बी सी ए बी। ठीक है, अब क्या करती हूँ, रो 2 ऑपरेट करूंगी R2 माइनस R1, रो 3 ऑपरेट करूंगी R3 माइनस R1, तो यहाँ आ जाएगा 1 0 0 बी सी माइनस बी ए माइनस सी ए माइनस बी और बी माइनस सी, बाहर है ए प्लस बी प्लस। ठीक है, इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास, हम कॉलम 1 से एक्सपेंड करेंगे तो 1 इंटू सी माइनस बी इंटू बी माइनस सी, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सी बी माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस बी सी। ठीक है, और माइनस ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी, सो ए स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी ए और प्लस बी सी। ठीक है, माइनस साइन है, साइन चेंज करेंगे इसके, तो ये आ जाएगा सी बी माइनस सी स्क्वायर, बी सी और सी बी 2 bc हो गया, माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस प्लस ए सी प्लस बी ए और यहाँ पर आ गया माइनस बी सी। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया ए स्क्वायर माइनस, अगर कॉमन ले लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये था 2 bc, ये था माइनस bc, तो bc होगा और माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस bc माइनस ac माइनस ab। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो इसका डिटर्मिनेंट मेरे पास कुल मिला के क्या है, माइनस टाइम्स दिस इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये जो फॉर्म है और ये जो फॉर्म है क्या कुछ बराबर बराबर दिख रही है, मतलब एक जैसे दिख रही है अभी, लेकिन क्या ये यू वी डब्ल्यू की वैल्यू ए बी सी ही होगी, ए बी सी तो क्या है, ट्राइंगल की साइड्स की लेंथ है, और यू वी डब्ल्यू क्या लिया था हमने, साइन ए लिया था, साइन बी लिया था, साइन सी लिया था। ठीक है, हमारे पास एक रूल होता है कि जो रेशो होती है साइड की और साइन ऑफ एंगल की, वो क्या होती है, बराबर होती है। तो ए बाय साइन ए, यानी यू हमारे केस में, ये किसके बराबर है, बी बाय साइन बी यानी बी, ये किसके बराबर है, सी बाय साइन सी यानी डब्ल्यू के बराबर है। ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं कि, ठीक है, तो यहां से हम ए मतलब यू वी डब्ल्यू के बीच में हमारे पास रिलेशन है, वहां से हम कहा जा सकते हैं, ए बी सी पर जा सकते हैं। ठीक है, यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बाई के, वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी बाई के, डब्ल्यू की क्या वैल्यू आ जाएगी, सी बाई के। तो यहाँ पर यू की जगह क्या रखेंगे हम, ए बाई के, वी की जगह रखेंगे बी बाई के, यहाँ पर रखेंगे सी बाई के एलसीएम आ जाएगा, 1/k बाहर ले लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बन गया। सिमिलरली यहाँ भी रखेंगे तो यहाँ से के स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो के क्यूब बाहर आ जाएगा, और दिस इज इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ से हमारा कॉन्स्टेंट टर्म तो 0 है नहीं, मतलब ये 0 है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से हम डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं कि ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, या डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, सो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमने क्या यूज किया है, रिलेशन साइड की लेंथ का और साइन की एंगल के साइन का रेशो जो है वो क्या रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है। साइन रूल हमारा ये कहता है। ठीक है,